नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम एसोचैम की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में हैं। बजट पर चर्चा का दौर चल रहा है। मेरे साथ प्रकाश सिन्हा जी हैं, जो कि चार्टेड अकाउंटेंट भी हैं, एडवोकेट भी हैं। सर, आज का जो बजट है, उसको कुल मिलाकर आप कैसे देखते हैं? ये बजट काफ़ी प्रोग्रेसिव है और जी। काफ़ी अच्छा है बजट है। जी। और ये एक आम आदमी के लिए भी अच्छा है जी। और कंट्री के लिए भी अच्छा है। जी। मैं पहले आम आदमी के लिए बात करता हूँ पहले जी। मैं। जी। अगर आप देखा जाए कि ये इस बजट में 12 लाख रुपए तक की छूट दी गई है। जी। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी आदमी जिसकी सालाना इनकम 12 लाख रुपए है, जी। मंथली इनकम 1 लाख रुपए हो, जी। उसके ऊपर कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है। जी। एक बहुत बड़ी राहत की बात है। जी। इससे क्या हुआ कि जो टीडीएस जो आपको रिटर्न आईटीआर भरने की जो ज़रूरत पड़ती थी, जी। अब बहुत सारे लोग को आईटीआर भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी। देखा जाए सैलरी क्लास के लिए, जी। तो सैलरी क्लास की 12 लाख रुपया जी। प्लस 75,000 रुपये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो, जी। तो 12,75,000 रुपये तक उनको टैक्स के लिए जरूरत नहीं जी। टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। जी। इसके ऊपर अगर कोई इनकम आती है, जी। तो वो जो स्लैब रेट में भी काफ़ी मॉडिफिकेशन किया गया है। जी। अप टू 4 लाख रुपए तक का 5% है, 4 लाख से 8 लाख तक का कोई अलग रेट है। जी। तो ये अगर देखा जाए तो 24 लाख के बाद ही आपकी 30 लाख 30% की लायबिलिटी आएगी। जी। तो वो एक काफ़ी प्रोग्रेसिव में बनाया गया है। जी। इसका मेन पर्पस ये है कि एक आम आदमी के पास जी। डिस्पोजेबल इनकम आए जी। और उससे वो इन्वेस्टमेंट करे, जी। कंजम्पशन करे, जी। और जैसे वो कंजम्पशन करेगा तो उससे बाद गवर्नमेंट की इकोनॉमी बढ़ेगी। ये जी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी है। जी। और सेकंड प्रायोरिटी है कि आप देखेंगे कि इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जी। हेल्थ सेक्टर के ऊपर, जी। एग्रीकल्चर के ऊपर जी। काफ़ी जोर दिया गया है। जी। गवर्नमेंट का अगर ये प्लान है कि अगर 2047 तक गवर्नमेंट भारत को एक विकसित देश के रूप में कन्वर्ट करना चाहती है, बनाना चाहती है, जी। तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट आने बहुत ज़रूरी हैं। जी। खास करके ऐसे सिचुएशन में जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जी। अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया है, जी। तो ये बहुत ज़रूरी है। इंडिया फर्स्ट का भी नारा होना चाहिए जी। और हमें अपने आप तरक्की करना चाहिए। जी। और ख़ास करके तरक्की उस क्षेत्र में जो कि हमारे जीडीपी को ग्रोथ करवाए, जैसे टेक्नोलॉजी सेक्टर, जी। एआई बेस्ड सेक्टर। अगर आपने देखा होगा, रिसेंटली चाइना ने एक नया ऐप इस्तेमाल किया, जी। जिसमें कि जी। उसने एक बहुत बड़ा स्टॉर्म क्रिएट कर दिया। जी। अब इंडिया को ज़रूरत है जी। कि इस टेक्नोलॉजी लाइन में, एआई क्षेत्र में, और जी। जहाँ जहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, जी। उसमें ग्रोथ लाए। जी। और इंडिया को जो टैलेंट पूल है, जी। जो पॉपुलेशन का जो टैलेंट है, जी। उसको इस्तेमाल करें। जी। राइट टाइम फॉर द यूथ ऑफ इंडिया टू कंट्रीब्यूट फॉर इंडिया। जी। ये बहुत बड़ा ये है। और अभी का जो टाइम पीरियड है, जी। 25 से लेकर के 47 तक, जी। ये जो 22 साल का पीरियड है ना, जी। आम आदमी के जीवन में और खास करके यूथ के जीवन में बहुत ही काम करने का समय है ये। जी। और जिससे कि इंडिया कन्वर्ट हो सकता है 2047 में। जी। और ये जो बजट आया है, आपको लगता है कि नौकरियों के अवसर इससे बढ़ेंगे, जैसा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है इस समय देश में? जी हाँ, देखिए, नौकरी के अवसर दो तरीके से बढ़ेंगे। एक जी। तो पहला चीज़ हो गया कि जो लोग नौकरी चाहते हैं, जी। उनको स्किल डेवलप करना पड़ेगा। जी। आपने भी महसूस किया होगा कि बहुत सारे क्षेत्र में नौकरी तो है, जी। लेकिन उस तरह के स्किल नहीं है। स्किल नहीं। जी। तो एक स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। सिर्फ जी। डिग्री लेने से नहीं होगा। जी। सो नॉलेज के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट है, और जी। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर भी काफ़ी जोर दिया हुआ जी। है। और दूसरा चीज़ है कि अलग अलग एवेन्यूज़ में तैयारी करनी पड़ेगी। सिर्फ ये डिपेंड नहीं करना पड़ेगा कि हमें सरकारी नौकरी लेनी है तब ये। जी। आज के लोगों को जो ये होना चाहिए कि एक उनको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूँ, बीइंग ए एंटरप्रेन्योर हेयर, आई एम ए प्रोप्राइटर ऑफ माय फर्म, चार्टर्ड जी। अकाउंटेंट एंड एडवोकेट हेयर, जी। कि अगर आदमी सेल्फ डेवलप करे, जी। तो रादर देन नौकरी मांगने के अच्छा कि मैं नौकरी देता हूँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये जो ख़ास तौर पर जब तक ग्रामीण भारत समृद्ध नहीं होगा, तब तक भारत विकसित नहीं होगा। ये एक सत्य भी, तथ्य भी है। ये जो बजट है, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कितनी मजबूती प्रदान करेगा? आपने बिल्कुल सही कहा जी। कि भारत की जो आत्मा है वो ग्रामीण क्षेत्र में ही स्थित है। जी। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से फार्मर के ऊपर जोर दिया गया, अगर आप देखेंगे मखाना बोर्ड का निर्माण बिहार में, जी। आज तक मखाना के ऊपर किसी सरकार ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। जी। इस तरह से मत्स्य पालन में, फिशरीज में, या बहुत सारे सेक्टर में, एग्रीकल्चर जो है जी। रिसर्च के ऊपर
बहुत सारे क्षेत्र में जो है किसी ने ध्यान नहीं दिया। जी। और ये क्षेत्र अगर ध्यान दे रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में, अगर आप देखेंगे आज का बजट में, जी। तो पहला लगभग 20 से 25 मिनट फोकस एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही था। जी। गवर्नमेंट को मालूम है कि जब तक एग्रीकल्चर सेक्टर और फार्मर जी। और रूरल लेवल खुशहाल नहीं होगा, जी। तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। आत्मा तो वहीं रहती है ना। जी। हम लोग तो यहाँ पर अर्बन सेक्टर में हैं, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े बिल्डिंग को देख करके, जी। लेकिन आत्मा तो वहीं रहती है। तो अगर जब तक उनके पास डिस्पोजेबल इनकम नहीं होगा, जी। उनका विकास नहीं होगा, जी। तब तक वहाँ पर पूरा देश का विकास नहीं हो सकता। और गवर्नमेंट ने सही तरीके से उस चीज़ पर जोर दिया है आज। जी। कुल मिलाकर अगर देखें भाई 10 में से कितने नंबर आप देना चाहेंगे? मैं 10 में से गवर्नमेंट को लगभग 8 नंबर देना चाहूँगा। जी। 2 किस लिए काट लिए ये बता दीजिए। 2 सेक्टर है कि जैसे आप इन्होंने कहा कि इनकम टैक्स में अभी एक नया बिल लेकर आएंगे। जी। इनकम टैक्स ऐसा लॉ है कि 1961 के बाद से इसमें प्रत्येक बार चेंजेस आते रही है। जी। आज के डेट में किसी चीज़ को स्टेबल होने में लगभग 50 साल लग गए, लगभग 60 साल 65 साल लग गए। जी। अब आज फिर से नया कुछ एक्ट आता है, जी। तो एक स्टेबल चीज़ को अनस्टेबल करेंगे और फिर से उसके ऊपर लिटिगेशन होगी, फिर से उसके ऊपर होगा। जी। गवर्नमेंट ये तो क्लेम करती है कि मैं उस बिल को हाफ कर दूंगा, जी। नंबर ऑफ प्रोविजन हाफ हो जाएंगे, जी। वो सर्टेनिटी प्रदान करेगी जी। और लेस लिटिगेशन प्रदान करेगी। जी। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई पड़ता नहीं है। जी। जितनी अमेंडमेंट आती है उसमें अधिक लिटिगेशन होता है। जी। और अभी आज के डेट में जीएसटी में भी लिटिगेशन काफ़ी है। जी। अगर आप देखेंगे जीएसटी में आज तक अपीलेट ट्रिब्यूनल उन्होंने अनाउंस तो कर दिया, लेकिन प्रैक्टिकल अपीलेट ट्रिब्यूनल आई नहीं आज तक। जी। तो इससे कारण लिटिगेशन काफ़ी है। जी। गवर्नमेंट को ये सॉल्व करना चाहिए कि हम लिटिगेशन को कैसे कम करें जी। और सिस्टम को कैसे ऐसा बनाएं कि सिस्टम रिस्पॉन्सिबल सिस्टम हो। जी। अभी सिस्टम उतने रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अभी मैंने बहुत सारे केसेस हैं, अगर आप इनकम टैक्स को अच्छी तरह समझते हैं, जी। एक तरफ इनकम टैक्स में सीआईटी अपील के पास कितने सारे केसेस पेंडिंग है। जी। एक तरफ से केस पेंडिंग है जी। और दूसरी तरफ से बोलती है गवर्नमेंट की वीएसबी लेकर आए हैं तो आप सेटल कर लीजिए केस को। जी। तो दोनों तरफ से, एक तरफ से आपको पुश करती है कि आप अपील पेंडिंग रखो, और दूसरी तरफ से वो बोलती है कि गवर्नमेंट के आप वीएसबी में सेटल सेटल कर करो। लो। अगर आप सीआईटी अपील को ही आप अच्छी तरह करेंगे, तो अगर अपील ही वो ऑर्डर पास कर देंगे, तो एसएससी के पास एक अच्छे डिसीजन से लेकर के वो वीएसबी में जा सकता है। अदरवाइज एसएससी को यही लगता है पता नहीं कब सीआईटी कब ऑर्डर पास करेंगे, तब तक मेरे पास अनसर्टेनिटी रहेगी। तो इसलिए मैं वीएसबी में चला जाता हूँ। जी। तो ये अभी वीएसबी जो है वो कंपल्सिव हो गया है रादर देन ये वॉलंटरी होने के बदले। जी। एक चलते चलते एक अंतिम प्रश्न की, मतलब आप दर्शकों को ये आश्वस्त कर सकते हैं कि जो वित्त मंत्री जी हैं उन्होंने आपकी जेब में थोड़ा और पैसा डाल दिया है खर्च करने के लिए? हाँ, ये मैं इस बार आश्वस्त कर सकता हूँ कि आपके पास डिस्पोजेबल मनी आया है। जी। और आप इसको वाइजली इन्वेस्ट कीजिए और वाइजली खर्च कीजिए। वाइजली खर्च कीजिए। तो सिन्हा जी ने बड़ा अच्छे तरीके से बताया कि कितना आपके पास पैसा बचेगा और जो आयकर जो स्लैब हैं वो नए क्या हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।